everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है रेगुलर व्यूअर्स को कि आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 870 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आज हम 871 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो भी स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए। फुली एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन रहते हैं। और अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकता है। 2 बैचेस है मेरे पास। एक बैच जो है वो है 3 मंथ्स का, जिसकी फीस रहेगी 1499 फॉर 3 मंथ्स। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। बैच जो है फुली लाइव एंड रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है प्रॉपरली 4 मंथ्स का बैच है, 2499 का बैच है, जिसमें मैं आपको फुल थ्योरी कराने वाली हूँ, जिसमें आपकी फुल थ्योरी रहेगी, अनैटमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो दोनों ही बैचेस जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 871 क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोलता है। While the nurse perform nasopharyngeal suction, the client oxygen saturation is 85%. Which action should the nurse take? So जब आप परफॉर्म कर रहे हो nasopharyngeal suction मतलब थ्रू द नोज फेरिंग्स सक्शनिंग कर रहे हो आप, और आप चेक करते हो कि जो पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 85% आ रहा है, तो आपका एक्शन क्या रहेगा? Stop suctioning until the oxygen saturation return to normal. Stop suctioning, remove the suction catheter and administer oxygen. Leave the catheter in place and wait several seconds. Continue suctioning until saturation decrease to 80%. So देखो होता क्या है, जब भी आप suctioning करते हो तो हमेशा आप पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हो, क्योंकि ड्यूरिंग suctioning क्या होता है, जो है ऑक्सीजन लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है पेशेंट का 85% ऑक्सीजन सेचुरेशन दिख रहा है, देन इट इज इस टाइम आपको क्या करना है, स्टॉप करनी है सक्शनिंग, रिमूव करना है कैथेटर को एंड एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन। आप उसे फिर से हाइपर ऑक्सीजनेट करो, देन उसकी सक्शनिंग करो, ठीक है, ठीक है। देखो अपने आप ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल नहीं आएगी, क्लियर। कैथेटर जो है आपको उसी जगह पे छोड़ना नहीं है, और 80% का आपने वेट नहीं करना है, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलरेडी 85% बहुत नीचे चले गई है ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट विद अस्थमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ एन एक्यूट अस्थमा अटैक। तो नर्स जो है टीच कर रही है क्लाइंट को अस्थमा वाले कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि एक्यूट अस्थमा के अटैक का फैक्टर है, मोस्ट कॉमन जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। सो आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या है। पहले एक्यूट अस्थमा का मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू टॉक्सिन, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक, एक्सरसाइजिंग इन कोल्ड टेम्परेचर। सो देखो अगर आप सिगरेट स्मोकिंग पे जाओगे ना, मोस्टली बच्चे सिगरेट स्मोकिंग को ही टिक करेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, मोस्टली वुमेन्स जो है नहीं करती, तो ये मोस्ट कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अब काफ़ी लोग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर नहीं करते तब भी उन्हें क्या है अस्थमा का होता है प्रॉब्लम, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर का बने, सो मोस्ट कॉमन होता है वायरल। अगर किसी पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनिटी डिक्रीज है तो उसको अस्थमा का अटैक जो है, एक्यूट अस्थमा का अटैक जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की, डायग्नोज हुआ है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन से, तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है नर्स देखने को एक्सपेक्ट करेगी, ठीक है। तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्रोंकियल्स में म्यूकस फॉर्मेशन और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले ऑप्शंस। प्रोडक्टिव कफ, नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, रस्ट कलर्ड स्पूटम, डिक्रीज द
यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। सो अगर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है वो तो अपनी एक्सेसरी मसल्स का यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही होगी। सो डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज यूज होगा, ठीक है। रस्ट कलर्ड स्पूटम हमें निमोनिया में देखने को मिलता है, टीबी में भी देखने को मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रोंकियल्स ही नैरो है, उसमें वो सांस ही नहीं ले पा रहा, तो नॉर्मल कैसे हो गया। सो प्रोडक्टिव कफ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है इन ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि नैरोइंग की वजह से या फिर म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या कर गए हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर गए हैं। क्लियर। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ फियरफुल पेशेंट विच पेशेंट रिस्पॉन्स इंडिकेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो आप एक फियरफुल पेशेंट की केयर कर रहे हो, बहुत नर्वस है पेशेंट, बहुत डरा हुआ है, तो कौन सी चीज़ इंडिकेट करेगी कि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है उसको। ड्राई स्किन, स्किन पेलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट। सो दो तरह की नर्वस सिस्टम कंट्रोल आपने देखा होगा, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक को आप ऐसे ले सकते हो कि जब भी कोई भी फियरफुल सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया, तो आपकी बॉडी का जो क्या रहेगा रिस्पॉन्स, सबसे पहले तो आपकी आंखें खुली रहती है, ठीक है। भूख लगी है तो बंद हो जाती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज होने लग जाता है, धड़कने लग जाता है बहुत बहुत तेज से हाथ, और आपकी स्किन जो है एकदम से पीली येलो पेल कलर की हो जाती है। ड्राई स्किन नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जब भी कोई फियरफुल सिचुएशन आती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल्स नहीं होते, डायलेटेड प्यूपल्स होते हैं। पल्स रेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। टैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। नेक्स्ट है, इन विच पोजीशन नर्स शुड इनिशियली प्लेस अ पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस अ ब्रेन अटैक CVA। सो एक पेशेंट है, ठीक है, आप उसको किस पोजीशन पे रखोगे अगर पेशेंट को रिसेंटली क्या हुआ है, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, उसको क्या हुआ है, ब्रेन अटैक। तो प्रॉन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, स्पाइन पोजीशन या फिर ट्रेंडलनबर्ग। सो हम उसको रखेंगे लेटरल पोजीशन में। क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जो CVA वाले पेशेंट होते हैं इनका मोस्टली जो गैग रिफ्लक्स होता है ये बहुत पुअर होता है, ठीक है। सो इसके लिए हमें एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हमें उन्हें लेटरल पोजीशन में रखना पड़ता है। प्रॉन पोजीशन में नहीं रखोगे, ना सुपाइन में रखोगे, ठीक है। ट्रेंडलनबर्ग से उसका ICP इंक्रीज होने के चांसेस है। सो ये तीनों नहीं, आप उसे लेटरल पोजीशन पे रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेज हैं, 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के बैच। सो देखो बैचेस शुरू हो चुके हैं, आपको प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। ये बैच जो है उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, वो बस आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर हम करेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी। और जो ये 4 मंथ्स का है ये है 2499 का। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है। तो हम अनाटमी से शुरू करेंगे पहले प्रॉपरली, देन हम थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। सो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये भी इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। 876 क्वेश्चन है, अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंसिंग एहेंडोनिया विच नर्सिंग डायग्नोज इंक्रीज कंसर्न रिगार्डिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो एक पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया वाला, स्प्लिट माइंड पर्सनालिटी, ठीक है, उसको एहेंडोनिया है। व्हाट इज एहेंडोनिया? कि जो पेशेंट है कांट एक्सप्रेस प्लेजर, ठीक है, और कांट फील प्लेजर, आर नॉट एबल टू फील प्लेजर, मतलब कोई भी अच्छी खुशी वाला टाइम वो है वो फील नहीं कर पाता, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, डिस्टर्ब द सेंसरी परसेप्शन, रिजर्व थॉट प्रोसेस, रिस्क ऑफ सुसाइड, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। सो इनमें से किस डायग्नोज के पे आपका इंक्रीज कंसर्न रहेगा? सो ऑब्वियसली सारे को पीछे छोड़ो, अगर सुसाइड की बात आ गई है, जान की बात आ गई है, तो उसको हम रखेंगे आगे। तो रिस्क ऑफ सुसाइड जो है आपका कंसर्न जो है इंक्रीज करेगा, और यही आपका प्रायोरिटी डायग्नोज रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। In assessing a client thyroid status, which of the following assessment findings should the document as a subjective finding? So इनमें से कौन सी चीज़ जो है आप असेसमेंट करोगे बच्चे में, थायराइड स्टेटस असेस कर रहे हो, कौन सी चीज़ जो है बच्चा आपको खुद बताएगा, सब्जेक्टिव फाइंडिंग जो रहेगी, जो है आपके पास ऑप्शन देखो।
फटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन या फिर टेकिकार्डिया। सो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रहेंगी, फटीग जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबनॉर्मल इन अ चाइल्ड विद द डायग्नोज ऑफ हीमोफीलिया। सो इनमें से क्या चीज़ एबनॉर्मल दिखेगी जो चाइल्ड है हीमोफीलिया वाला? तो हीमोफीलिया आपको पता है एक ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर है, ठीक है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन लेवल। सो हीमोफीलियास की टाइप पता है, ABC होता है आपको। ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को इंजरी होती है तो सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो इसको हम हर एक ब्लीडिंग वाली चीज़ों से बचाते हैं। इसमें जो है क्लॉटिंग टाइम का बहुत ज़्यादा जो है हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें पेशेंट के जल्दी क्लॉट नहीं बनता, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग वाला डिसऑर्डर है। तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हीमोफीलिया वाले बच्चे को देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज्ड इन न्यूबॉर्न विद द क्लेफ्ट लिप। तो क्लेफ्ट लिप वाले न्यूबॉर्न में कौन सी एक्टिविटी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, मतलब कि वो कर नहीं पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सकिंग, स्वेलविंग, रेस्पिरेशन या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इजी क्वेश्चन है इसीलिए दे रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रही, कि कौन सी एक्टिविटी जो है न्यूबॉर्न में क्लेफ्ट लिप वाले में जो है कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, मतलब कि वो प्रॉपरली कर नहीं पाएगा या फिर बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज। तो इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट जो नर्स हेल्थ टीचिंग है आप चाइल्ड को दोगे जिसको क्लेफ्ट लिप और पैलेट है? Make a child lie down and provide feed. Child should be held in a horizontal position and feed slowly to avoid aspiration. Try soft nipple with enlarged opening so he can get the milk through chewing. And brief rest period and frequent burping during feeling of a get rid of air. ठीक है, सो अगर आप उसको थोड़ा सा फीड के बाद रेस्ट पीरियड दो और उसे बर्पिंग कराते रहो, सो दिस इज़ द वेरी गुड फॉर अ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले बच्चे के लिए फीडिंग की प्रैक्टिसेस, बिकॉज इससे उसको एयर नहीं जाएगी और एस्पिरेशन और एयर जाने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली बच्चों ने गलत कमेंट किया है कि अगर विक्टिम को ब्लड आ रहा है, कफ में ब्लीडिंग हो रही है माउथ से और टेंडर है उसका अब्डोमेन और पल्स भी वीक है, तो ये सीधा सीधा ब्लीडिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ब्लीडिंग हो रही है। सो इंटरनल ब्लीडिंग जो है, और ये इंटरनली मतलब स्टमक की ब्लीडिंग दिख रही है हमें जो क्वेश्चन से, क्योंकि ब्लड जो है कफ में भी आ रहा है, उसके माउथ से भी आ रहा है और अब्डोमेन उसका टेंडर है, मतलब स्टमक में प्रॉब्लम है, वीक उसकी पल्स है और रैपिड है, मतलब टेकिकार्डिया हो रहा है, पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हार्ट अंदर, तो इंटरनल ब्लीडिंग जो रहेगी इसका आंसर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा और अच्छे से पढ़ना चाहता है, फटाफट से अपना सिलेबस जो है वो उसको सारा कवर करना है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही वो बैचेस ज्वाइन करता है मेरे से बात करके। 2 बैचेस है, 1499 का बैच है, एक है 2499 की। दोनों फीसेस ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जिसका तो बेसिक क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है, और जिसको बेसिक अभी क्लियर करना है वो ये ज्वाइन बैच कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।